हाय दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि पिछले साल 2022 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं जो 2022 में पूछा गया है, जिसका जो कोड है वो आप देख सकते हैं। 2022 में पूछा गया है, उसका कोड है 348GR। सबसे पहले आप पेपर सॉल्व करने से पहले आप उसमें दिए गए निर्देशों को आराम से पढ़िए। उसमें जो क्या क्या दिया रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से जो पूर्णांक होगा वो आपका पूर्णांक होगा पूरा पूरा 70 मार्क्स का। आप देख सकते हैं 70 नंबर का है। उसके बाद जो निर्देश होंगे वो देख सकते हैं कि निर्देश क्या है कि इसमें पहला आपको पढ़ना होगा, जिसमें से दिया है आपका कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा दिया है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए और नामांकन चित्र द्वारा कीजिए। तीसरा दिया है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसी प्रश्न के सामने उसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो सामने लिखे होंगे, जिसमें से कि आपको 2 नंबर का है तो वो आगे लिखा होगा कि 2 नंबर के हिसाब से आपको इसका आंसर की पुष्टि करनी है। उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग होती है वो पहला आपका जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। इसमें से आपको क्या लिखा है, देखिए आएगा कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें से देखिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है, भ्रूणपोष होता क्या है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को ही भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भ्रूण है, इसमें कोशिकाएं होती हैं ऐसे, ऊपर 2 होंगी, बीच में केंद्रक होगा। तो इसमें जो कोशिकाएं होंगी देखिए 3 होती हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या से 3। तो इसमें सबसे पहले हम टिक मार्क देखते हैं, उसके बाद इसके उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए जो दिया है द्विगुणित होती हैं, कि अगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं या चौगुणित होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं त्रिगुणित। जो जितने भी भ्रूणपोष होते हैं पादप कोशिकाओं के अंतर्गत, जब पादप जगत के अंतर्गत उनकी कोशिकाएं जो होती हैं, जब मानव के अंतर्गत उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं की जो भ्रूणपोष कोशिकाओं की संख्या होती है वो त्रिगुणित होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा वाला, कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं त्रिगुणित। अब चलते हैं आगे, चल के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है सेकंड ख, यह है कि मेंडल के एकल संकरण क्रॉस में मटर के लंबे व बौने पौधों का फिनोटाइपिक रेशियो होता है। चलिए फिनोटाइपिक रेशियो होता क्या है इसको हम निकाल के देखते हैं। आज पहले सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। ऐसे लक्षण इनको हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखिए मान के चलिए हमने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका हम फर्स्ट पीडी में निकालेंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। अगर हम इसकी आगे चल के इसका और क्रॉस कराएं, इसका और आगे क्रॉस कराएं तो आप देखिए इसमें से देखिए करना क्या होता है, कैपिटल टी यहाँ लेना पड़ेगा, स्मॉल टी यहाँ लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 1 नंबर लेना, फिर यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हमें इसका फिनोटाइपिक बताना है, फिनोटाइपिक अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो देखिए फिनोटाइपिक का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो नंबर देखिए कैपिटल टी यहाँ पर भी है, कैपिटल टी यहाँ पर भी है, कैपिटल टी यहाँ पर है। तो इसमें देखिए 3 नंबर जो हैं, 3 कैपिटल टी हैं, जो 3 कैपिटल टी वो प्रभावी हैं और 1/4 नंबर पर जो टी है वो क्या है, अप्रभावी है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि जो अनुपात आएगा वो 3:1 ही आएगा। क्योंकि अगर हम एकल संकरण का क्रॉस कराते हैं तो उसमें क्रॉस कराने के बाद उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो आपका रेशियो आता है 3:1। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या टाइफाइड का रोगजनक है। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखे हैं। तो जैसे कि देखिए एस्कैरिस क्या है, साल्मोनेला क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, अमीबा क्या है। तो देखिए जो एस्कैरिस है वो आप जनरल स्वास्थ्य में मैं आगे सॉल्व कराऊँ, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आराम से कि एस्कैरिस क्या है, साल्मोनेला क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, अमीबा क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफाइड का रोगजनक है, तो टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो आपका होता है साल्मोनेला। आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा सेकंड, इसका साल्मोनेला ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि साल्मोनेला एक ऐसा रोगजनक होता है जिसको कह सकते हैं जो टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है घ। तो
तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों में नहीं होता। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों में नहीं होता। तो इसमें देखना है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो देखिए पत्ती पर मोटी परत उपत्वचा होती है, रंध्र गहरे गर्त में घुस जाते हैं, पत्तियों का कार्य तना करने लगते हैं। ये सही है कि पत्तियों के रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, तो उसके बाद हमें आंसर देना। तो हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो देखिए पहला क्या दिया है कि पत्तियों पर मोटी उपत्वचा, पत्तियों पर मोटी उपत्वचा। उपत्वचा का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपरी त्वचा पर पाई जाने वाले भाग को, या सबसे पत्ती के सबसे ऊपरी भाग को उपत्वचा कहते हैं। तो दूसरा दिया है जो रंध्र होते हैं वो गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ये भी सही बात है, उसमें होते ही हैं। पत्तियों का कार्य जो होता है तना करने लगते हैं, देखिए ये गलत है। जो पत्तियों का कार्य जो होता है तना नहीं करते, क्योंकि जो इतने मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वहाँ पर पत्तियों का कार्य जो होता है तना ना करके उनकी पत्ती करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के जितनी भी पादप पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ अक्सर छोटी होती हैं, या तो छोटी आएंगी या फिर वो पूर्ण रूप से कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि पानी का कम से कम हानि हो, इसीलिए जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा आंसर नंबर होगा 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन दिया है कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि अगर इसमें क्वेश्चन दिया है कि यदि, यह देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाए, निश्चित ही उत्तर दीजिए। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर में, मतलब 1-1 नंबर पूछा गया है। देखिए इसमें से आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर दिया है यहाँ पर, इसमें आप आराम से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं पहले कि यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 21 है, तो उसके अंड कोशिकाओं और युग्मज कोशिकाओं की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मादा जो होता है, मादा और नर, ये 2 प्रमुख भाग होते हैं विज्ञान जनक के। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें 21 दिया है तो 21 इसका है, तो 21 नर का दिया है, तो प्लस 21 मादा का भी होगा, टोटल होगा 42। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर होगा 42 सीधा करेक्ट आंसर। देखिए कैसे पूछ रहा है, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिकाओं की युग्मज कोशिकाओं का क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। तो 21 + 21 इसका होगा 42। तो इसका आंसर आएगा 42 क्रोमोसोम की संख्या होगी इसमें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं ग पर। इसमें पूछा गया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये वाला आपका, कि उस एंजाइम का नाम लिखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी को, डीएनए को काटता है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है अंतः प्रतिबंधन एंजाइम। क्या है? अंतः प्रतिबंधन एंजाइम। क्या है? अंतः प्रतिबंधन एंजाइम। अब यही एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को बीच से काटने का कार्य करता है। इसी डीएनए को, या इसी को डीएनए की कैंची कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दिया है ग। क्वेश्चन नंबर दिया हमारा ग कि 4 घाटी वृद्धि का समीकरण लिखिए। तो 4 घाटी वृद्धि का समीकरण होता है NT = N0 ERT। ये होता है 4 घाटी वृद्धि के समीकरण। जो 1 नंबर पूछा गया है, देख सकते हैं खाली समीकरण ही पूछा गया है। अगर आपको एक्सपेंड करने को दिया जाए तो आप इसे आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। इसमें देखिए क्या दिया है कि पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। देखिए 1 नंबर पूछा गया है। संक्षेप का मतलब ये नहीं कि आप डायग्राम वगैरह बनाएं, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो कह सकते हैं ऐसा निषेचन जो कृत्रिम तरीके से कराया जाता हो, या ऐसा निषेचन जो एक कांच के पात्र में नर तथा मादा युग्मकों को आपस में मिलाकर कराया जाता हो, ऐसे निषेचन को ही पात्र निषेचन कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में होता क्या है कि दोनों इसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलाए जाते हैं, कृत्रिम तरीके से मानव द्वारा आपस में मिलाए जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं और इन्हीं अंडाणु और शुक्राणुओं की मिलने की प्रक्रिया को ये एक पात्र में मिलते हैं, तो इसीलिए मिलने की प्रक्रिया को ही पात्र निषेचन कहते हैं। क्योंकि पात्र निषेचन का मतलब ये क्या है कि इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक कांच का पात्र किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा दिया है आगे। क्वेश्चन दिया है कि दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का नाम लिखिए। जो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो वो था लैक्टोबैसिलस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लैक्टिक एसिड का निर्माण भी करता है। इस बैक्टीरिया का उपयोग दही बनाने में, पनीर बनाने में, आदि खाद्य उद्योग बनाने में किया जाता है। किण्वन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण सहित मतलब लिखिए। तो देखिए अनिषेक जनित फल क्या है कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता हो, कह सकते हैं ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता हो, उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे आपका हो गया ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के किया जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता हो, उन फलों को अनिषेक फलजनित कहते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें पूछा गया है कि समयुग्मी एल जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए समयुग्मी एल जोड़ा का मतलब होता है कि किसी भी जीव के एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ही समयुग्मी जोड़ा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए XX और XY, ये नर का है, सॉरी ये मादा का है, ये नर का है। तो इसमें तुलना कर सकते हैं। देखिए ये मादा है और ये आपका नर है, और यही एलील होते हैं जो एक व्यक्ति से औरत से व्यक्ति के जोड़ों को क्या करते हैं, तुलना करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 गाय के छायाविधि को उदाहरण देते हुए लिखिए। देखिए छायाविधि कैसे कह सकते हैं कि ऐसे पादप लिख सकते हैं, ऐसे पादप जो छाया में ही वृद्धि करते हैं और छाया में ही वृद्धि कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे पौधों को ही छायोद्भिद पौधे कह सकते हैं। इनका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आपकी मैंग्रोव प्रजाति क्या होता है, मैंग्रोव प्रजाति एक ऐसी प्रजाति हैं जो छायाविधि का कार्य करती हैं। छाया में उगने वाले पौधों को ही छायाविधि कहते हैं। आपको कैसा लगा? थैंक यू। अब आगे का पोर्शन में आगे वाली वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक यू।